हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं नया अध्याय प्रारंभ, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। यह हमारा पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर है। चलिए बेटा, करते हैं चैप्टर को शुरुआत। आपकी तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी। चुनाव किसे कहते हैं बेटा? अपने प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए जो प्रणाली, जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसे क्या कहते हैं बेटा? चुनाव कहते हैं। चुनाव वह प्रक्रिया जिसे नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उसे चुनाव कहते हैं। चलिए बेटा, भारत में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं बेटा? आपको पता है कि संसद के दो सदन है, एक का नाम लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा। और बेटा लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं बेटा? अधिकतम सीटें 552 है और निर्वाचित सीटें 543 है। और दिल्ली से बेटा लोकसभा सीटें कितनी है बेटा? आप कमेंट करके बताइएगा। बेटा निर्वाचित सीटें कितनी है बेटा? 543। और आरक्षित सीटें बेटा एससी एसटी के लिए क्या है? सीटें आरक्षित की गई है। एससी के लिए बेटा 84 सीटें आरक्षित की गई है और एससी के लिए 84 की गई है और एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व की गई है। मतदाता सूची, मतदाता सूची किसे कहते हैं? मतदाता की जो भी बेटा 18 साल या 18 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति है, जो मतदान की योग्यता रखता है, उस सूची को क्या कहते हैं बेटा? मतदाता सूची कहते हैं। प्रथम खंबा पार प्रणाली किसे कहते हैं बेटा? प्रथम खंबा पार प्रणाली का अर्थ क्या है बेटा? हमारे इधर जब भारत के अंदर पहली बार चुनाव हुए थे, सभी को सरल तरीके से चुनाव का परिणाम पता चल जाए, इसीलिए भारत के अंदर जीत प्रणाली के लिए हमने प्रथम खंबा पार प्रणाली अपनाई। अर्थात जिसके सबसे ज्यादा वोट, जो सबसे आगे, वही जीता। बेटा ऐसे ही आपको भी 11th क्लास में सबसे आगे रहना है और सबसे अच्छे नंबर लाने हैं एनएस कोचिंग सेंटर के साथ। प्रथम खंबा पार प्रणाली, आप अपने चुनावी क्षेत्र में किसी भी अन्य उम्मीदवार से अधिक मत प्राप्त होते हैं तो वह विजयी घोषित किया जाता है। यही सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली प्रथम खंबा पार प्रणाली कहलाती है। चलिए नेक्स्ट, किस वर्ष संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदाता की आयु कम की गई बेटा? एक समय ऐसा आया कि मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बेटा पहले मतदाता की योग्य आयु 21 वर्ष थी, किंतु 1988 में 61वें संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी और 1989 के अंदर पहली बार 18 वर्ष के आयु रखने वाले व्यक्तियों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। वर्ष 1989 में ये हुआ था बेटा। और पहली बार बेटा सबसे पहले चुनाव कब हुए थे बेटा? 1989 में। चलिए बेटा, भारत के चुनाव आयुक्त का वेतन किसके समान होता है बेटा? चुनाव आयोग 1950 से बना था और चुनाव आयोग का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जो चुनाव कराने का सारा संचालन संभालता है, उसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। बेटा जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। और अभी वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो 26वें नंबर के हैं, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम बेटा? ज्ञानेश कुमार। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है बेटा? ज्ञानेश कुमार, जो कि बेटा कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बेटा? सुकुमार सेन। चुनाव आयोग की स्थापना बेटा, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी बेटा? 25 जनवरी 1950। और बेटा इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया बेटा? अनुच्छेद 324 एक में किया गया। कौन से में किया गया? अनुच्छेद 324 एक में किया गया। और इनका वेतन बेटा किसके समान होता है बेटा? इनका वेतन मुख्य न्यायाधीश के वेतन के समान होता है। अभी बेटा भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है बेटा? संजीव खन्ना है। कौन है बेटा? संजीव खन्ना। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए बेटा? भारत के अंदर जब प्रथम आम चुनाव हुए थे, ये मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि सभी देशों ने और विश्व की जितनी प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी, उन्होंने बोला था कि भारत के अंदर चुनाव प्रणाली नहीं टिक पाएगी और ये जीते जी नेहरू की सबसे बड़ी भूल होगी। किंतु 1951 में ये चुनाव प्रारंभ होते हैं अक्टूबर में, और फरवरी 1952 में संपन्न होते हैं। और हमने जो कहा कि नहीं हो पाएगा, वो हमने करके दिखाया और भारत के अंदर प्रथम आम चुनाव संपन्न शांतिपूर्ण तरीके से हुए।
बेटा अगर आपको एसएस लेनी है तो आप एसएस ले सकते हो, वरना अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहां पे कमेंट कीजिए और आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। पर अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? बेटा अभी वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? बेटा 6 पार्टी है। कितनी पार्टी है बेटा? 6 पार्टी है। कौन कौन सी बेटा? भारतीय जनता पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह क्या है बेटा? कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है बेटा? पंजा। बहुजन समाज पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है बेटा? हाथी। आम आदमी पार्टी, जो बेटा 2012 में बनी थी, एक क्षेत्रीय दल थी, पर किंतु इसने बहुत तेजी से क्या है बेटा? राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लिया, और जिसका चुनाव चिन्ह क्या है बेटा? झाड़ू। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी है और इनका चुनाव चिन्ह क्या है बेटा? दराती। और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है बेटा? पुस्तक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में चुनाव प्रचार का कितना समय मिलता है? बेटा भारत में जब चुनाव संहिता लागू होने होती है तो बेटा कुल 14 दिन का क्या है बेटा? प्रत्येक पार्टी को चुनाव प्रचार का समय मिलता है। बेटा चुनाव प्रचार में कितने दिन का समय मिलता है? 14 दिन का। और चुनाव तिथि से 2 दिन पहले चुनाव बंद करना, प्रचार करना अनिवार्य होता है। राजनीतिक दलों के मुख्य नारे, बेटा चुनाव के टाइम सभी पार्टियां चुनावी नारे देती है, जैसे सबका साथ सबका विकास। ये बेटा किसका नारा था बेटा? अभी वर्तमान में बीजेपी का ये नारा था। वैसे बेटा कुछ फेमस नारे हैं, जैसे बेटा ये जो नारा है जय जवान जय किसान, ये बेटा राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, ये एक परिस्थिति ऐसी पैदा हुई थी, उस परिस्थिति से उभरने के लिए नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने बेटा चुनाव जीतने के लिए कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ। और इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था बेटा? सिंडिकेट ने दिया था। किसने दिया था? और जनता ने बेटा किसको लोकप्रिय नारा अपनाया? इंदिरा हटाओ को नहीं, बल्कि गरीबी हटाओ को। लोकतंत्र बचाओ, जब बेटा आपातकाल जैसी घिनौनी चीज भारत में थोपी गई थी तो लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाया गया था। और बेटा लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने लगाया था? जनता पार्टी ने। तेलुगु स्वाभिमान, बेटा तेलुगु स्वाभिमान नारा क्या है? बेटा साउथ का जो हमारा एरिया है, दक्षिण भारत के जितने भी राज्य है, वो हिंदी को क्या मानते हैं? अपनी विरोधी भाषा मानते हैं, क्योंकि बेटा वहां पर क्या है बेटा? ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं और अपनी मातृभाषा पे बल देते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाने के लिए एक नारा दिया, तेलुगु स्वाभिमान। और ये बेटा कौन सी पार्टी थी? तेलुगु देशम पार्टी। चलिए बेटा ईवीएम, ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था? और ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा सबसे पहले बेटा 1999 में गोवा में चुनाव हुए थे। और प्रथम आम चुनाव जो ईवीएम के द्वारा हुआ था बेटा, वो कब हुआ था? 2004 में। इससे पहले बैलेट पेपर की प्रथा थी। और आज जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो यही मांग करती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए। चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने का काम कौन करता है? बेटा चुनाव के अंदर एक निर्वाचन क्षेत्र कितना होगा, उसकी सीमाएं क्या होंगी, इसका निर्धारण कौन करता है? बेटा परिसीमन आयोग। बेटा परिसीमन, सीमन में क्या है? सीमा आ रही है, तो याद रखना बेटा सीमा का निर्धारण, कौन सी सीमा का निर्धारण? चुनावी क्षेत्र की सीमा का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग। ये प्रत्येक 10 वर्ष में क्या किया जाता है? गठित किया जाता है। चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? बेटा चुनाव 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? 3 प्रकार के। एक आम चुनाव, जो प्रत्येक 5 साल की अवधि में चुनाव करवाए जाते हैं, उसे हम आम चुनाव की संज्ञा देते हैं। और मध्य अवधि चुनाव किसे कहते हैं? जब बेटा कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में क्या है? सक्षम नहीं हो पाती और बीच में ही वो पार्टी भंग कर दी जाती है और बीच में ही चुनाव कराए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। और बेटा उपचुनाव किसे कहते हैं? उपचुनाव, जब बेटा किसी व्यक्ति की, किसी नेता की मृत्यु होती है, उस नेता की मृत्यु के कारण वो सीट खाली हो जाती है, उसको भरने के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? उपचुनाव कहते हैं। जब कोई सीट किसी नेता की मृत्यु या और किसी कारण से खाली हो जाती है, उसे भरने के लिए चुनाव जो होते हैं उसे उपचुनाव कहते हैं। मतलब बेटा पूरे भारत के अंदर नहीं, सिर्फ एक सीट पे जो चुनाव होते हैं उसे क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। कोई भी कारण रहा हो जिसकी वजह से उस सीट पे चुनाव हो रहा हो। चलिए बेटा नेक्स्ट।
बेटा लोकतंत्र दो प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? बेटा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधा भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में व्यक्ति अपने आप को शासन मानता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि अपने आप को शासन समझते हैं। बेटा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाकर क्या है बेटा शासन करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा गुप्त मतदान किसे कहते हैं? इसके कराने के कारण बताओ। बेटा गुप्त मतदान कहते किसे है? मतदान के समय मतदाता द्वारा गुप्त ढंग से मतदान करना ही गुप्त मतदान कहलाता है। बेटा गुप्त मतदान कराना क्यों अति आवश्यक है? बेटा बहुत जरूरी है गुप्त मतदान कराना, ताकि क्या है बेटा मतदाता अपने विकल्प का उचित प्रयोग कर सके, अपनी शक्ति का ठीक प्रकार प्रयोग कर सके, इसलिए बेटा गुप्त मतदान कराना अत्यंत अनिवार्य है। मत का उचित प्रयोग, बेटा जो मतदाता है अपने मत का, अपने वोट का अच्छी प्रकार से क्या कर सके और एक अच्छी सरकार का निष्पक्ष तरीके से चयन कर सके, इसलिए गुप्त मतदान कराना अति आवश्यक है। भारी दबाव से मुक्त, बेटा मतदाता पे उस समय कोई दबाव नहीं होता। जैसे बेटा अगर मान लो सबके सामने वोटिंग कराया जाए, अब बेटा घर के सारे सदस्य किसी अन्य दल को वोट दे के आए और मैं किसी और पार्टी को वोट दूंगा, तो मेरे घर के सदस्य क्या है मेरे से खफा हो सकते हैं, या जीतने के बाद वो पार्टी के लोग मेरे से क्या बोलेंगे, तूने हमको वोट दिया था क्या, जिसको वोट दिया जा उससे काम करा। तो इसीलिए बेटा भारी दबाव से मुक्त हो व्यक्ति और अपनी समझ का अच्छी तरह प्रयोग करके मतदान कर सके, इसलिए गुप्त मतदान कराना अत्यंत अनिवार्य है। शांति का वातावरण, बेटा सत्ता पलट शांतिपूर्ण ढंग से हो सके और सत्ता जब तख्ता पलट हो तो किसी प्रकार की अशांति ना फैले और बेटा किसी प्रकार से मतदाता को किसी प्रकार से भेदभाव का सामना ना करना पड़े, इसीलिए बेटा गुप्त मतदान कराना उचित है। भारत में चुनाव प्रक्रिया के मुख्य पड़ावों की चर्चा करें। बेटा ये क्वेश्चन इतना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये आपके पेपर में सीधा ही आने वाला है, सेम इसी भाषा में, या बेटा घुमा के आ सकता है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया को समझाइए या भारत के चुनाव आयोग के कार्य बताइए। चलिए बेटा क्वेश्चन की भाषा कुछ भी हो पर प्रश्न का आंसर यही है। चुनाव क्षेत्र निर्धारण, जो बेटा चुनाव आयोग है सबसे पहले चुनाव क्षेत्र का क्या करता है, निर्धारण करता है कि कितने क्षेत्र में चुनाव होने हैं, कितनी सीटों पे चुनाव होने हैं। फिर बेटा मतदाता सूची तैयार करते हैं, क्या किया गया, मतदाता सूची तैयार करते हैं। चुनाव आयोग संसद तथा विधानसभा के निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची तैयार करता है। चलिए बेटा राजनीतिक दलों को मान्यता, बेटा जो चुनाव आयोग है वो पॉलिटिकल पार्टी को क्या देता है बेटा, मान्यता देता है कि आप राजनीतिक दल बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, इसको मान्यता कौन देता है बेटा, चुनाव आयोग देता है। चुनाव चिन्हों का आवंटन, अगर मान लो बेटा मैं अपनी खुद की पार्टी बना रहा हूं और मैं भी बेटा झाड़ू का सिंबल रख लूं, तो बेटा चुनाव आयोग बोलेगा जी आप पार्टी तो बना सकते हो किंतु चुनाव चिन्ह झाड़ू नहीं रहते, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है बेटा किसी और पार्टी का सिंबल है, इसीलिए मुझे कोई और चुनाव चिन्ह क्या चयन करना पड़ेगा। तो बेटा आप बताना कमेंट करके कि किस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। अब बेटा चुनाव चिन्ह को आवंटन हो गया, अब चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव तिथि की घोषणा, किस तारीख को किस क्षेत्र में चुनाव होंगे और किस समय होंगे उस चीज का निर्धारण कौन करता है बेटा, चुनाव आयोग करता है। अब बेटा चुनाव तिथि की घोषणा कर दी, अब बेटा सब कुछ घोषणा हो चुकी है, तो बेटा अब क्या होता है, नामांकन पत्र। अब बेटा नामांकन पत्र पे जाते हैं, जितने भी नेता होते हैं बेटा पार्टी के वो सभी जाकर क्या नामांकन दायर करते हैं। ठीक है बेटा, अगर फिर नामांकन दाखिल करने के बाद कोई नामांकन अवैध घोषित होता है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। फिर बेटा मतदान होते हैं, चुनाव होते हैं, संसद विधानसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होता है। फिर बेटा वोटों की गिनती होती है, अब मतदान हो गया, मतदान के बाद क्या होती है, वोटों की गिनती, और 2.5 करोड़ वोटों से केशव सर विजयी होते हैं। तो बेटा ऐसे क्या है बेटा चुनाव की क्या होती है, घोषणा होती है। लोकतंत्र में निर्वाचन का क्या महत्व है, बेटा अगला प्रश्न जो बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बेटा चुनाव आयोग के कार्य जरूर करके जाएं। जैसे बेटा आपके रिजल्ट की घोषणा होती है और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, इसी प्रकार आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ के
जाइए। बेटा लोकतंत्र में निर्वाचन का क्या महत्व है? लोकतंत्र में निर्वाचन का निम्नलिखित महत्व है। बेटा इस प्रकार से आप पेपर लिखो, पेपर वाला आपके नंबर काट ही ना पाए। हेडिंग ब्लैक पेन से और फिर एक लाइन छोड़ के और साफ साफ राइटिंग में आप कीजिए, आपको पेपर के अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे। चुनाव मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच सीधा संपर्क रखता है, क्योंकि प्रतिनिधियों चुनाव द्वारा चुने जाते हैं और परस्पर संपर्क से प्रतिनिधि तथा मतदाता एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। बेटा एक मुलाकात जरूरी है अपने प्रतिनिधियों से। बेटा ये मौका हमारे को कब मिलता है? बेटा निर्वाचन में मिलता है। वैसे आप मिलने जाओ तो आप मिल नहीं पाओगे। एक मौका, एक अवसर चुनाव का ही समय आता है जब हम अपने प्रतिनिधियों से मिल पाते हैं, क्योंकि बेटा वो वोट मांगने के लिए आते हैं। उत्तरदायित्व की भावना, इससे पहले बेटा इनको किसी प्रकार की भावना नहीं थी, क्या उधर काम हुआ है क्या नहीं। और जैसे ही चुनाव आता है, मैं आपका बेटा आपके लिए कार्य करूंगा और आपका बड़ा भाई समझ के ही मुझे वोट देना और आने वाले समय में मैं देश का कल्याण करूंगा। पर बेटा सिर्फ और सिर्फ उत्तरदायित्व की भावना चुनाव तारीख तक ही रहती है। जैसे चुनाव संपन्न, आप कौन वो कौन पता ही नहीं। ये हमारे भारत की चुनाव प्रणाली की आज की नेताओं की स्थिति है। राजनीतिक शिक्षा का संचार, बेटा चुनाव के माध्यम में जब चुनाव का समय आता है, चुनाव का माहौल आता है, तब बेटा गली गली नुक्कड़ों पे चाय के क्या है बेटा, ठेलों पर क्या है, राजनीतिक चर्चा प्रारंभ हो जाती है। इससे बेटा राजनीति का क्या है, ज्ञान का प्रसार होता है। जो बेटा शिक्षा ग्रहण नहीं करी, उनके पास भी चुनाव के बारे में काफी कुछ नॉलेज होती है और जिससे बेटा राजनीतिक शिक्षा का क्या होता है, प्रसार होता है। अधिकार और कर्तव्य, बेटा चुनाव के समय में क्या है बेटा, हमारे को अपने अधिकार और कर्तव्य का पता चलता है। बेटा हमारा अधिकार है मतदान करके जो अनुचित पार्टी चुन के आ रही है उसको दंड देना, और हमारा कर्तव्य है कि बेटा जब हम सवाल उठाते हैं ये पार्टी सही से कार्य नहीं करी, तो हमारा कर्तव्य भी है कि हम मतदान करने अवश्य जाए। वो कोई हॉलीडे नहीं है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस दिन हमारे को मतदान करने जरूर जाना चाहिए, जो भी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति है या 18 साल के है। समानता की भावना, चुनावों से प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप में मत अधिकार प्रयोग करने का अवसर मिलता है। बेटा एक ऐसा समय होता है, अमीर गरीब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी को एक समान अवसर मिलता है मतदान करने का, और इससे बेटा समानता की भावना का भाव पैदा होता है। चलिए बेटा राजनीति रुचिकर, बेटा एक समय ऐसा आता है कि राजनीति में इंटरेस्ट है। कौन कितने वोटों से आ गया, क्या लगता है शर्मा जी कौन जीतेगा? अरे भैया कमल ही खिलेगा। अच्छा कमल खिलेगा, कद्दू खिलेगा, झाड़ू चलेगी कमल पर, अरे पंजा क्या भारी नहीं पड़ेगा। तो बेटा उस समय क्या है बेटा, ऐसी डायलॉग बाजी से क्या इंटरेस्ट जग जाता है। तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम ही पैदा होता है माहौल। अधिकार तथा स्वतंत्रता का संरक्षण, हमारे अधिकार और हमारी स्वतंत्रता का संरक्षण होता है। हमारी स्वतंत्रता हमारे को प्राप्त होती है, हम अपनी भाषा और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलता है। जब वोट मांगने आते हैं हम अपने विचार प्रकट करते हैं। जी नेताजी अगर आप जीत गए तो ये सड़क बन जाएगी, ये 2 साल से तो बनी नहीं है जी। जी जरूर बनाएंगे। चलिए भैया आपको ये मौका देख के देखते हैं कि क्या होगा। ऐसे ही बेटा हमें भी मौका देके देखो, 11 में कुछ ना कुछ तो आपका कर ही देंगे बेटा पार। भारतीय निर्वाचन समस्या दूर करने के सुझाव बताओ। बेटा चुनाव प्रणाली में, भारतीय चुनाव प्रणाली में क्या है, दोष है। जैसे बेटा हर किसी संगठन में कुछ ना कुछ खामियां है, वैसे भारत की चुनाव प्रणाली में भी क्या है, खामी है। क्या खामियां है जिसके कारण भारतीय चुनाव प्रणाली क्या है, दूषित है, और इस दूषित प्रणाली को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या समस्या है, निष्पक्षता। बेटा सबसे पहले क्या नहीं, हमारे को निष्पक्षता लेके आनी है चुनाव में। और दूसरा सांप्रदायिकता की समाप्ति। बेटा सांप्रदायिकता क्या है, जाति धर्म के आधार पे जो वोट दिए जाते हैं या करवाए जाते हैं लोगों से जबरदस्ती, ये चीज क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। जो उम्मीदवार उचित है, जो उम्मीदवार देश के भले के लिए और शिक्षा के लिए कदम उठाए उसको मतदान अवश्य करें। धन का सदुपयोग, बेटा चुनाव के समय क्या है बेटा, धन को ऐसे बहाया जाता है जैसे कि कूड़ा करकट है, मतलब कागज के टुकड़े है, ये ले 500 रुपए में क्या है बेटा वोट
खरीदे जाते हैं। बेटा ये चीज उचित नहीं है। निश्चित मतों की संख्या, ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि चुने जाने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त होने चाहिए। बेटा कितना अजीब है कि जो सबसे आगे वही जीता। अब बेटा किसी को कम वोट मिले हैं उसको भी विजयी घोषित कर दिया था। एक निश्चित संख्या निर्धारित करनी चाहिए, इस संख्या से ऊपर के व्यक्ति को ही क्या है विजयी घोषित किया जाएगा। समान अनुपातिक चुनाव, समान अनुपातिक चुनाव व्यक्तिगत चुनाव के समानुपातिक चुनाव, व्यक्तिगत चुनाव के बजाय समान अनुपातिक चुनाव प्रणाली अपनाई जाए। बेटा आपराधिक पृष्ठभूमि पर लगाम, जो बेटा बाहुबली है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता है, इनको चुनावी टिकट नहीं देनी चाहिए। बेटा ये कैसे रक्षा करेंगे जब इनके ऊपर खुद ही किसी ना किसी प्रकार का केस लग रखा है। ऐसे व्यक्तियों को नेता की बनने की योग्यता खारिज कर देनी चाहिए। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत प्रणाली में क्या क्या चीजें होती हैं। बेटा ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत तथा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर बताओ। चलिए बेटा सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। संपूर्ण देश को क्या है बेटा छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जैसे लोकसभा के चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। जैसे बेटा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। जैसे लोकसभा से हमारे दिल्ली की तरफ से कितने सांसद जाते हैं बेटा, 7 सांसद जाते हैं। मतदाता उम्मीदवार को वोट देता है। यहाँ पर मतदाता उम्मीदवार को भली भांति जानता है और मतदाता किसको वोट देता है बेटा, उम्मीदवार को वोट देता है। मतदाता उम्मीदवार से भली भांति परिचित होता है। चलिए बेटा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इधर पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, वहां पे पूरे देश को क्या है बांट दिया जाता है और यहाँ पे पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। एक से अधिक प्रतिनिधियों को चुना जाता है। यहाँ पर बेटा अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चुना जाता है। ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, ये मेरी थर्ड प्रेफरेंस है। मतदाता पार्टी को वोट देता है। यहाँ पर मतदाता जो है वो पार्टी को वोट देता है। मतदाता पार्टी को वोट देता है, इसलिए वो उम्मीदवार को भली भांति नहीं जानता। ये बेटा आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व का चैप्टर यही समाप्त होता है। और आपको इस चैप्टर की पीडीएफ नोट्स फॉर्म में चाहिए तो कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।